हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, इसी 7 क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने एक नया चैप्टर आपका प्रारंभ किया था और इसी नए चैप्टर के अंतर्गत हमने देखा था औरतों ने बदली। इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है? जितने भी बच्चे बैठे हैं ध्यान दीजिए। जीजीआईसी तपोवन सामने बैठे आराम से बच्चे सब लोग देखिए। फिर हमने पूरे चैप्टर को पढ़ा और चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको याद होगा बच्चे खड़े होकर आपके पढ़ रहे थे। हमने देखा कि कैसे आपका रूढ़िवादी परंपराएं थी, ये क्या सारी चीजें थी। इन सब चीजों में हमने एक एक करके गौर करके हर एक पहलू को, हर एक चीजों को हमने इसमें बहुत अच्छे से आपका देख लिया था। और हमने लक्ष्मी की कहानी को भी पढ़ा, कैसे उसने रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर उत्तरी रेलवे की पहली महिला पायलट बनी, लोको पायलट बनी, उसको भी हमने देखा। ठीक। फिर हमने परिवर्तन में सीखने के अवसर को देखा कि परिवर्तन की सीख कैसे थी और ये आपका कब तक चली। ठीक। अब हम लोग जो है, कल का हमारा जो आपका लेक्चर हुआ था, इस कल के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक इसको अंतिम कर पाए थे। इससे आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जो स्टोरी हमको मिली हुई है जेवियर की, हम जेवियर की स्टोरी के साथ क्या करेंगे, अपने लेसन को शुरू करेंगे। अब कोई भी ऐसा वॉलंटियर बच्चा जो माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़ना चाहे, आप पढ़ सकता है। आज मौका दूंगा जीआईसी और तपोवन को। गुलेनी खाला आपको मैं अभी मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार अगर ये पढ़े जीआईसी तपोवन। बहुत बढ़िया, शाबाश, माइक ले बेटे, बहुत अच्छा। हेलो हेलो सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रजत। ठीक है रजत काला, आप यस यहाँ सर। से पढ़ना प्रारंभ करें। वीआर अपना 10वीं बोर्ड का परीक्षा फल देखकर खुश हुआ था। विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक मिले, लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास और भाषाओं में उसने अच्छा किया था। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो वे खुश नहीं हुए। हे भगवान, ये वीआर, गणित में तुम सिर्फ 65% लाए हो, भौतिक शास्त्र में तुम्हारे अंक बहुत कम है। मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लो। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। तो देखिए, अभी जो आपने पढ़ा उसमें क्या समझ आया? गणित और विज्ञान नहीं पढ़ना और मुझे इतिहास पढ़ना अच्छा लगता है। तो उसके पिता उससे संवाद कर रहे हैं कि तुम्हें कंप्यूटर गणित और विज्ञान लेना चाहिए, इसमें तुम्हें अच्छी नौकरी भी मिलेगी। ठीक है, यानी कि वो उसको क्या कर रहे हैं, एक आपका प्रेशर दे रहे हैं कि आप मैथ गणित पढ़ो तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जबकि जैवियर क्या बोल रहा है, मुझे मैथ गणित समझ, ये सब साइंस समझ नहीं है, मुझे इतिहास समझ है। अब आप यहाँ से शुरू करें 19वीं सदी में। शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज ने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। के बावजूद बहुत ही स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। उन्होंने पढ़ना लिखना के लिए संघर्ष किया। आइए हम राज सुंदरी देवी 1800 से 1890 का अनुभव पढ़ें, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक आमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। राज सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं से ही छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी। मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को कहीं नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियां पढ़ती नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया। मैं चैतन्य भागवत एक संत का जीवन पढ़ रही थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है। जब मैं
इसे मंगाऊंगा, तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़ चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उनका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वो मेरे हाथ नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान आप अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख सकी। राज सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राज सुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं है कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही ले। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि 19वीं सदी यानी कि लगभग 200 साल पहले महिलाओं के लिए पढ़ना लिखना कितनी बड़ी टास्क था, कितनी बड़ी समस्या थी। अगर आप इसको समझो और इसे देखो तो स्पष्ट चीजें आपको जानकारी के रूप में मिलेंगी। ऐसी ही कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं कि उस समय स्त्रियों के पढ़ने लिखने का विरोध किया जाता था और तर्क देते थे कि अगर स्त्री पढ़ेगी तो उसका पति के लिए वो ठीक नहीं होगा, अशुभ माना जाएगा, वो विधवा हो जाएगी। ऐसी हमारे कुछ समाज में जो थी कुछ धारणा बनी हुई थी। ठीक, अब देखिए, आइए हम राज सुंदरी देवी एक ऐसी ही महिला हुई हैं जिन्होंने इस संघर्ष को झेलकर आगे निकली हैं। क्या है? राज सुंदरी देवी 1800 से और 1890 के बीच का इनका जन्म है। आप देखिए कहां पैदा हुई थी? पश्चिम बंगाल। और आपको पता होगा कि अगर शिक्षा में महिलाओं की अगर आप विशेष तौर से क्रांति देखोगे या बदलाव देखोगे तो वह आपको पश्चिम बंगाल में सबसे पहले दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा? वेस्ट बंगाल जो है, बंगाल है, सबसे पहले आपको वहां दिखाई देगा। 60 वर्ष की अवस्था में उन्हें बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी और उनकी पुस्तक आमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहली महिला द्वारा लिखी भारतीय आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी की बुक कौन सी है तो आपको पता होना चाहिए। ध्यान रहेगा, पता होना चाहिए। ये पहली ऐसी बुक है। बहुत बढ़िया, लिख लीजिए, शाबाश जो बच्चे इसको नोट करेंगे। कितनों को नहीं पता होगा कि पहली महिला द्वारा लिखी गई आत्मकथा कौन सी है? ठीक, अब देखिए इसमें राज सुंदरी देवी का जो जीवन है, कैसे उसने पढ़ना लिखना सीखा, कैसे वो स्कूल सीख पाई, इसके विषय में वो लिखेगी और अपने बारे में बताएगी कि एक गृहिणी का जीवन, गृहिणी मतलब जो घरों में हमारी मम्मी है, माता बहनें हैं, जो काम करती हैं, उनका जीवन कैसा है, उसके विषय में एक्सप्लेनेशन है। देखिए, राज सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि लड़कियां लिखती पढ़ती हैं तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती हैं। कैसे लोगों की सोच थी कि अगर लड़की पढ़ लिख लेगी तो क्या होगा? पति के लिए दुर्भाग्य होगा। और आज अगर पढ़ी लिखी मिल जाए जॉब वाली तो क्या होगा? आज भाग्य होगा। देखिए 200 साल में कितना परिवर्तन आ गया है। जहां पहले दुर्भाग्य था अब कैसा हो गया? भाग्य हो गया। और कहते थे कि वो विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्हें अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छिपकर पढ़ना लिखना सीखा। यानी कि देखिए उनकी इच्छा थी कि मैं पढ़ना लिखना सीखूं, तो कैसे? छुपकर। ठीक, अगर आप विस्तृत से पढ़ेंगे तो ऐसी जानकारी मिलेगी कि जब भी उनको समय मिलता वो किचन में अंदर छुपकर, किचन का गेट बंद कर वो चैप्टरों को पढ़ती थी। ठीक, दीवालों पर वो ए आ लिखती थी, शब्दों को लिखती थी, फिर उनको पढ़ती थी। अभी इसमें इतना पूरा परिचय नहीं है, लेकिन जितना भी है हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद काम में लगी रहती थी। यानी कि
अर्ली मॉर्निंग उठी और लेट नाइट तक वो लोग काम करती थी। बीच में विश्राम यानी कि उनको रेस्ट करने का भी समय जो था नहीं मिलता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की ही थी कि मन में मेरी एक अभिलाषा पनपने लगी। यानी कि जब वो आपको 14 ईयर ओल्ड थी तो क्या हुआ, उनके मन में एक अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा पनपने लग गई थी। इच्छा क्या थी? मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी, ठीक, और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। और मन में क्या हुआ? धार्मिक पांडुलिपि। अब धार्मिक पांडुलिपि यानी कि जो धर्म के बारे में हाथ से लिखी गई हो, तो या तो महाभारत थी या रामायण थी या श्रीमद् भागवत गीता थी, ठीक, यही धार्मिक चीजें होती है ना बच्चों, जो बुकें होली बुकें होती हैं। अब कह रही मैं अभागी थी, उन दिनों स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था। बाद में स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लग गई। मुझे क्या हो गया? स्त्रियां पढ़ती नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी? फिर भी मुझे सपना आया कि भगवान चैतन्य, एक वहां प्रभु हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु वेस्ट बंगाल में संत हुए हैं जिन्होंने कीर्तन को आपका बढ़ावा दिया है, ठीक, उनका जीवन पढ़ रही थी। उस दिन जब समय में रसोई में बैठी थी, भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति के सबसे बड़े बेटे से कहा, सुनिए, सुना हुआ कि विपिन, मैं अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ दी है, जब मैं मंगाऊं तो तुम इसे अंदर ले आना। अब उन्हें मौका मिल गया कि चैतन्य जो भागवत है उसको पढ़ने का। वो क्या करती हैं? उसका चुपके से एक पन्ने को फाड़ लेती हैं, एक पन्ने को अलग कर लेती हैं, ठीक, सावधानी से उसे छुपाती हैं। अब देखिए, उस समय पुस्तक का एक पन्ना छुपाना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम था। अगर महिलाओं के पास किताब का एक पन्ना मिल जाए तो समझ लीजिए घर में आज झगड़ा होना तय है और कोहराम मचना निश्चित है, क्योंकि किसी को भी वह हाथ में नहीं दिखना चाहिए। मेरे सबसे बड़े बेटे उस समय ताड़ के पत्तों पर अक्षर लिखकर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से मैंने एक छिपाकर, जब मौका मिला तो मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों को मिलाकर अपने याद किए गए अक्षरों से करती। यानी कि जो उस पन्ने में अक्षर छपे हुए थे और जो मैंने शब्द सीखे थे, अक्षर सीखे थे, उनका मिलान करके मैं उन शब्दों को पढ़ती, ठीक। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यंत जतन और कोशिश के एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख सकी। अब देखिए कितना लंबा प्रयत्न करा, किताब के पन्ने छुपाए, बच्चे कुछ लिखते थे, वहां से कॉपी किया, उन अक्षरों को पढ़ा, जो हम दैनिक शब्द बोलते थे उनको बुक में ढूंढा, कैसे पढ़े जाते हैं। इन सब इतनी कठिनाइयों के बाद राज सुंदरी देवी ने पढ़ना लिखना सीख लिया। अब देखिए, राज सुंदरी देवी के अक्षर के ज्ञान ने चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर मिला, और जब वो पढ़ी लिखी हो गई तो वो चैतन्य भगवान की भागवत को पढ़ने का उनको अवसर यानी कि मौका मिला। स्वयं अपने लेखन और उन्हें संसार के उस समय के स्त्रियों के बारे में जानने का मौका मिला। राज सुंदरी देवी अपने दैनंदिन जीवन यानी कि जो उनका डेली लाइफ थी, जीवन के अनुभव को उन्होंने आपके विस्तार से लिखा। ऐसे भी दिन होते हैं जब उन्हें दिन भर के क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था, इतना समय भी नहीं कि वह जरा सा बैठ सकें और कुछ खा भी सकें। अब उन्हें इतना भी समय नहीं मिलता कि वो दिन में बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर लें या कुछ खा लें, कुछ भी ऐसा जो है उनको आपका नहीं मिला, ठीक। अब देखिए, ऐसी एक कहानी है रुकैया, साखवत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना। इसको भी पढ़ेंगे कि रुकैया का क्या सपना था, कैसे वो अधिकार के लिए लड़ी, इन सबको देखेंगे। आप यहां देखिए, एक राज सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन जिन्होंने पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी की स्थिति में विपरीत वर्तमान समय भारत की बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जाती। देखिए, एक समय था जब लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती थी, स्कूल में नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन आज उसकी विपरीत स्थिति है। आज लड़कियां स्कूल भी जा सकती हैं, ठीक, और लड़कियां क्या है, स्कूल में आपका पढ़ भी सकती थी। लेकिन एक समय था वो लोग ऐसा नहीं करते थे। इसके बावजूद लड़कियां गरीबी, प्रशिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ दिया। सभी समाज और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को सुविधा प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज के भारत में एक चुनौती है, ठीक। अब मैं मानता हूं कि अगर जीवन में लड़कियों को
किसी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए कभी मौका मिले तो आप ये 2 फोटो देखिए, फिर मैं इनके विषय में आपको बताऊंगा। और जब भी कभी आप मौका मिले, चाहे लड़का हो या लड़की, आप जरूर पढ़िए इनके बारे में। और खास कर अंबेडकर के बारे में पढ़िए, महात्मा ज्योतिबा आपके फूले के बारे में पढ़िए, रमाबाई के बारे में पढ़िए। आपको पता लगेगा कि महिला संघर्ष को लिए, महिलाओं को पुरुषों के बराबर करने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके बढ़ावा के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयत्न नहीं किए उस समय, जहां किताब का पन्ना छूना महिलाओं के लिए एक अभिशाप जैसा था। समझ रहे हैं? देखिए, रमाबाई अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की योद्धा, स्वयं भी कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्हें पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडितों की उपाधि दी गई थी क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि औरतों का तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें 1889 में पुणे के पास खड़क खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्री और गरीब औरतों को पढ़ना लिखना तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी। उन्हें लड़कियों से चीजें बनाने, छापखाना चलाने कुशलता भी सिखाई, जो वर्तमान में लड़कियों को कम ही सिखाई जाती थी। ऊपर बाईं ओर छपी ही आपकी तस्वीर उनका छापखाना दिखाती है। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है और कह रहे हैं कि जिस तरह के वो उद्देश्यों को लेकर चली थी, रमाबाई का जो मिशन है वो आज भी उस तरह से ही काम कर रहा है, उसी तरह से आपका वर्किंग है। तो ये हमने कहानी पढ़ी किसकी बच्चों? अभी अभी, तो आपको याद होगा हम इसमें कहानी साफ देख रहे थे राज सुंदरी देवी की। तो अभी हमने जितना भी पढ़ा है, अगर कोई डाउट हो, कुछ भी हो, मुझसे पूछिए। फिर थोड़ा सा हम पढ़ते हैं रुकैया। तो आपको समझ आया कि महिलाओं ने अपने शिक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया। अभी जब आप लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे तो कुछ सामाजिक आंदोलन होंगे, कुछ महिला आंदोलन करेंगे कि वो भी स्कूल जाएं, तो उन सारे संघर्षों को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, अब कोई और बच्चा है जो आपका चैप्टर को पढ़े? कोई और बच्चा खड़ा होकर पढ़िए, वॉलंटियर बच्चा कोई भी माइक लेकर। मॉर्निंग, क्या नाम है? रावत, बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ से पढ़ना शुरू। सखावत हुसैन और लैंडीलैंड का उनका सपना। रुकैया सखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी जिसके पास बहुत जमीन थी। यद्यपि उन्होंने उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेज अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन जोर से बोलिए, हल्का सा। केवल 25 वर्ष की थी। अंग्रेजी भाषा के कौशल और अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी जिसका शीर्षक था सुल्तान का स्वप्न। कहानी में सुल्तान नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लैंडीलैंड नाम की एक जगह पहुंचती थी। लैंडीलैंड ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। लैंडलैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की वैद्यिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग अलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लैंडीलैंड में अपनी बहन सारा के साथ यात्रा पर जाती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह केवल स्वप्न देख रही थी। जैसा कि आपने देखा, रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरह शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई,
उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने की, लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरन उसने भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बैठ जाइए अक्षरा। एक है रुकैया शेखावत हुसैन, और इनका एक सपना था लेडी लैंड का। लेडी लैंड का मतलब है जहां केवल महिलाओं के अधिकार की बात हो। ठीक। अब सबसे पहले इनकी जीवनी है थोड़ा इनके विषय में, कि एक अच्छे परिवार में पैदा हुई, उर्दू पढ़ना लिखना आता था, बंगाल और जो अंग्रेजी सीखने से इनको रोका गया, बंगला और अंग्रेजी सीखने से, क्योंकि उस समय महिला नहीं सीख सकती थी। अब जैसे ही अंग्रेज भारत आ रहे थे तो नए नए विचार भी हमारे साथ आ रहे थे, और पश्चिमी सभ्यता के विचार में हमारे सभ्यता के विचार की तुलना में थोड़ा खुलापन महसूस हम लोग कर पा रहे थे। ठीक, ये खुलापन था, और ये सारे खुलापन होने की वजह से आप देखते हैं उन्होंने ऐसी सपना, ऐसे समाज की कल्पना की जिस समाज में लड़कियां पढ़ सकें, जिस समाज में लड़कियां रह सकें, जिस समाज में लड़कियां आविष्कार कर सकें, जिस समाज में लड़के स्वतंत्र हो, जो चाहे वो कर सकते हो। इस तरह की चीजों को इसमें आपका रखा गया और इन सभी पर आपका बात करी गई। तो उसी को आपका लेडी लैंड के नाम से जाना गया। और वो उस समय कौन सा सपना देख रही थी? जहाज चलाने का, प्लेन चलाने का सपना देख रही थी, जो उस समय नामुमकिन था, लेकिन आज के समय में कोई भी लड़की अब जहाज चला सकती है, ट्रेन चला सकती है, जो मर्जी कर सकती है। ठीक, तो जो आज है स्थिति, ये आज से इस समय 1880 के दशक में ये आपका ऐसा लड़कियों के लिए सपना देख रही थी। ठीक, तो सोचिए इन महिलाओं की कितनी दूरगामी सोच थी, ये कितने इनके उच्च विचार थे कि ये तो आपका महिलाओं के लिए शिक्षा की बात कर रही थी। ठीक, उनकी स्वतंत्रता की बात कर रही थी, उनके अधिकार की बात कर रही थी। ठीक, तो ये चाहती थी कि इस तरह का लेडी लैंड हो जहां लड़कियों पर किसी तरह की कोई भी रोक ठोक, इस तरह का सारा ये कड़कपन आपका ना हो, और ये सारी चीजें हो। ठीक, इस तरह से ये सारी चीजों को हमने इसमें गौर करके आपका देख लिया। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय क्या है? वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। कैसा है? लड़की और लड़कों की जो शिक्षा है उसमें अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वाले के जीवन के बारे में विस्तृत से जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी बढ़ती आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाला काम। इन जानकारियों का इस्तेमाल हम अनेक बातों का अवलोकन करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या, स्त्री पुरुष का अनुपात। 1961 की गणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों में 7 से ऊपर 40% शिक्षा संस्थान, और कह सकते हैं अथवा वे कम से कम अपना नाम लिख सकें, इसकी तुलना में लड़कियों और स्त्रियों का केवल 15% भाग ही शिक्षा पर था। कितना था? केवल 15%। अब ये 2011 की जनगणना है, अब 2021 यानी कि 22 की आनी थी, लेकिन कोविड की वजह से 22 की जनगणना अभी तक नहीं हुई है, और शायद इस साल के अंतिम तक आपको वो डाटा मिल जाए। ठीक, ये हमको ध्यान रखना है। चलिए, अब कोई और बच्चा होगा जो यहां से पढ़ना प्रारंभ करे, माइक लेकर। और कोई बच्चा? ठीक है, शाबाश, आप माइक ले लीजिए। जी ऐसी तपोवन। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई, और शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65%। इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों में उन लड़कों और लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। अनुसूचित जाति, SC और
अनुसूचित जनजाति एसटी के लड़कों और लड़कियां इसमें शामिल हैं। स्कूल शिक्षा में औसत वार्षिक ड्रॉप आउट दर 2000 ये मैं समझा दूंगा आपको, ये मैं समझा दूंगा क्या है इसका पूरा ड्रॉप आउट, ये पढ़िए। संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह भी पता चला है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही है। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए उचित स्कूल है नहीं शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास न हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। ऐसी स्थितियों में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं, जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ। ठीक है, बैठ जाइए आप। ये डाटा दिया है हमें 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर आप इसको पढ़ो और समझो कि चीज स्पष्ट होती है कि जो स्त्री और पुरुष हैं, अगर उनमें स्कूल जाने की कंडीशन देखें तो पुरुष और आपका महिलाओं में जो है स्कूल ड्रॉप आउट सर्वाधिक किसका है? लड़कियों का है। और उसमें भी 2 कैटेगरी में विशेष बताइए, एससी और एसटी। क्लियर है कि जो उनका स्कूल ड्रॉप आउट है वो कैसा है? बहुत ज्यादा है। ठीक, तो इसके विषय में जितना भी है हम इसको कल समझेंगे। फिलहाल समय समाप्त हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक आप एक बार रिवीजन करिए, पढ़ लीजिए, कल मैं इसको पूरा आपको अच्छे से बता दूंगा। अगर आपको आज की क्लास समझ आई है तो एक बार हाथ खड़ा कर दें सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।